इस बार ना डेटा स्ट्रक्चर का ही सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ कुछ अभी आईटी वाले ना, अभी सब कंप्यूटर वाले रहेंगे, राइट ना। आईटी वालों को सेम सब्जेक्ट अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में, मतलब सेमेस्टर 5 में, अंडर द सब्जेक्ट नेम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब यही है कि सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर का ही सेकंड पार्ट है। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपका मेन इंटेंशन था कि आपने पढ़ा कि डेटा को मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं। स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये अलग अलग अरेंज करने के टेक्निक्स थे, बरोबर ना डेटा को। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मेन इंटेंशन है कि हम लोग अल्गोरिदम को कैसे एनालाइज कर सकते। इसके लिए मेरे सब्जेक्ट का नाम है एनालिसिस ऑफ अल्गोरिदम। बहुत 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 इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पहली बात तो इसके अंदर ना प्रोग्राम्स काफी कम है। मतलब अगर मैं काउंट करूं ना, हार्डली मुझे लगता है 6 to 7 प्रोग्राम्स अपने को बस इसके अंदर कर रहे हैं। इसके अंदर अपने को बहुत सारे करने प्रॉब्लम्स सॉल्व। देर आर प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो अपने को सॉल्व करने पड़ेंगे, एंड सॉल्व करने के अलग अलग टेक्निक्स से जो अपने को इधर देखे। आपको तो पता रहेगा ना, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के मल्टीपल टेक्निक्स होते हैं। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी दोज टेक्निक्स ओनली। जैसे कि पहला तो इंट्रोडक्शन करके चैप्टर है, अभी मैं लिखता नहीं, सब अपने को देखना ही है। नेक्स्ट मेरे चैप्टर का नाम है डिवाइड एंड कॉन्कर। बेसिकली इट इज एन अप्रोच जो मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करता हूं। डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब क्या? मेरे प्रॉब्लम को डिवाइड करो, सॉल्व करो, एंड कॉन्कर करो, मतलब सॉल्यूशन को फिर से मर्ज करो। दैट इज डिवाइड एंड कॉन्कर। तो कौन से प्रॉब्लम के लिए मैं डिवाइड एंड कॉन्कर यूज कर सकता हूं, ये हम लोग देखेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ग्रीडी मेथड्स। ग्रीडी, ये वर्ड एक्चुअली अच्छा वर्ड नहीं है। ग्रीडी पता है ना हम लोग कब किसके लिए यूज करते हैं? जिसको सब चाहिए होता है ना, हावड़ा, लालची, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीडी। ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का अप्रोच है। ग्रीडी में क्या करेंगे पता है क्या? सारे पॉसिबल सॉल्यूशन चेक करेंगे, एंड देन जो बेस्ट सॉल्यूशन है ना, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, दैट इज योर फाइनल सॉल्यूशन। ये जो टेक्निक होता है, सब चेक करो, सबको कंपेयर करो, एंड बेस्ट वन को सेलेक्ट करो, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीडी। जो मेरा चौथा चैप्टर है ना, दैट इज द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ योर एओए, जिसका नाम है डायनामिक प्रोग्रामिंग। अच्छा, डायनामिक प्रोग्रामिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, काफी बड़ा चैप्टर भी है। ग्रीडी का बड़ा भाई आप उसको बोल सकते। डायनामिक प्रोग्रामिंग भी ना ग्रीडी की तरह ही है। बस ग्रीडी में कैसा होता है पता है? अभी आपको बोलूंगा कि याद रहेगा कि पता नहीं। ग्रीडी में सिर्फ हम लोग करंट सॉल्यूशन देखते हैं। डायनामिक में हम लोग करंट एज वेल एज हिस्ट्री, दोनों सॉल्यूशन को चेक कर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला हु इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ ओडीआई क्रिकेट, क्या आंसर दोगे ना मुझे? क्योंकि आपने करंट डेटा देखा। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा तो मैं तो सचिन तेंदुलकर का नाम लूं। क्योंकि अगर आपको ही पता है यार, सारे अगर मैं रिकॉर्ड देखूं तो विराट कोहली से तो सचिन तेंदुलकर की रिकॉर्ड अच्छी है, राइट ना। ग्रीडी होता तो विराट कोहली बोलता। डायनामिक सब चेक करता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब 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 चेक करता है, एंड उसके बेसिस पे अपना डिसीजन देता है। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग सचिन तेंदुलकर का आंसर दे। समझा? दैट इज अगेन वन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी जो मुझे हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है। ऑप्टिमल मतलब एकदम करेक्ट। ग्रीडी एक बार गलती कर सकता है, डायनामिक कभी गलती करता ही नहीं है, क्योंकि वो सारे बॉक्सेस चेक करके आपको सॉल्यूशन। जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसका नाम है ब्रांच एंड बाउंड एंड बैक ट्रैकिंग। जिन्होंने मेरे से पहले वाले सेमेस्टर पढ़े, उन्होंने बैक ट्रैकिंग के वर्ड मेरे मुंह से बहुत बार सुना रहेगा। अभी बैक ट्रैकिंग के वर्ड है ना, जब नॉर्मली वो ट्री का ट्रैवर्सल देखा था, याद है? इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्रैवर्सल, बैक ट्रैक करते थे हम लोग। बैक ट्रैक मतलब क्या? सॉल्व करो फिर से पीछे जाओ, इसको बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। ब्रांच एंड बाउंड वो भी बैक ट्रैकिंग का ही थोड़ा सा बड़ा भाई है। अगेन दैट इज योर मॉड्यूल नंबर 5। मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, बैक ट्रैकिंग भी पढ़ना है और ब्रांच एंड बाउंड भी पढ़ना है। एंड फाइनली मेरा जो लास्ट यूनिट है उसका नाम है स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। उसके अंदर भी कुछ स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स अपने को पढ़ना है। अगेन प्रॉब्लम्स पढ़। तो जैसे मैंने बोला, प्रोग्राम्स नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे मैथ्स में करते हो ना, सेम एओए का पेपर मैथ्स के जैसे होता है। यू विल गेट प्रॉब्लम, यू नीड टू सॉल्व इट यूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्निक।
ठीक है, चलो चालू करते हैं। मुझे लगता है एओए में मुझे ऐसा कुछ ऊपर नीचे करने की जरूरत है, एक सीक्वेंस में जाएंगे, जैसे मॉड्यूल का नंबर है उसी सीक्वेंस में हम लोग उनको पढ़ने भी वाले हैं। तो लेट मी स्टार्ट विथ मॉड्यूल नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन। नॉर्मली अपने दिमाग में रहता है इंट्रोडक्शन मतलब छोटा सा रहेगा, लेकिन नहीं, ये इंट्रोडक्शन भी काफी बड़ा चैप्टर है, काफी सारा अपने को इसके अंदर पढ़ना है। स्टार्ट करें फिर, आराम से पहले थोड़ा सा थियोरी से चालू करेंगे, एंड जैसे मैंने बोला बाद में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे हम लोग। स्टार्ट करते इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। बाय द वे स्टार्ट तो मैं कर दूंगा, लेकिन कोई मुझे बता पाएगा व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम? एल्गोरिथम मतलब है क्या? हाँ बरोबर, एल्गोरिथम का डेफिनेशन आपने सीपी के अंदर वही पढ़ा रहेगा। एल्गोरिथम इज नथिंग बट द प्लानिंग ऑफ द प्रोग्राम। या एकदम ऐसा प्रॉपर डेफिनेशन दूं ना एल्गोरिथम का, तो एल्गोरिथम का स्टेप बाय डेफिनेशन स्टेप होता है, प्रोसीजर। हाँ, इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर विच इज यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मतलब होता है एल्गोरिथम। याद है ना सीपी के अंदर स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 एक्सेप 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 हम लोग लिखा करते थे। तो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एल्गोरिथम। ओके, मेरे साथ रहो, लिंक टूटने मत दो। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने ना आपको एक प्रॉब्लम दिया P1, प्रॉब्लम का नाम है P1, और मैंने आपको बोला एक काम करो रे, सब लोग इसका एल्गोरिथम लिखिए। P1 करके प्रॉब्लम, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी सॉर्टिंग ऑफ नंबर, इट कैन बी सर्चिंग ऑफ नंबर, इट कैन बी फैक्टोरियल ढूंढना, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने बोला एक काम करो, ये P1 का ना एल्गोरिथम मुझे लिख के दो। आइडियली अनलेस एंड अनटिल आपने एक दूसरे का कॉपी नहीं किया, कहने से सबके एल्गोरिदम थोड़े बहुत क्यों ना हो अलग अलग हो सकते हैं। एग्री? तो मेरे एक प्रॉब्लम के कहने से स्टूडेंट मल्टीपल एल्गोरिदम हो सकते हैं। A1 हो सकता है, A2 हो सकता है, A3 हो सकता है, डॉट 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 कहने से AN, एक प्रॉब्लम के मल्टीपल एल्गोरिदम हो सकता है। आप सबने तो एल्गोरिदम मुझे दिए, मैं कैसे डिसाइड करूं इन सब एल्गोरिदम में बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा है? जो अंडरस्टूड माय प्रॉब्लम, मैंने प्रॉब्लम दिया, आप सबने मुझे एल्गोरिदम लिख के दिए, मल्टीपल एल्गोरिदम है, मुझे कैसे पता चलेगा इनमें से बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा है? तो मल्टीपल एल्गोरिदम में से, सेम प्रॉब्लम के मल्टीपल एल्गोरिदम में से अगर मुझे बेस्ट एल्गोरिदम ढूंढना है, तो एक नया टर्मिनोलॉजी यूज करने बोला, जिस टर्मिनोलॉजी का नाम है कॉम्प्लेक्सिटी। उनका कहना है कि कॉम्प्लेक्सिटी आपको बताएगा इन सब में से बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा है। कॉम्प्लेक्सिटी के दो टाइप्स। कॉम्प्लेक्सिटी का जो पहला टाइप है उसका नाम है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड कॉम्प्लेक्सिटी का जो सेकंड टाइप है उसका नाम है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हो ना सब लोग मेरे साथ? कौन से दो टाइप है कॉम्प्लेक्सिटी के? बराबर बराबर, पहले टाइप का नाम है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरे का नाम है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जो नाम वही काम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे बताएगा आपका अल्गोरिदम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लेगा। अल्गोरिदम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना, इट इज अ टाइम टेकन बाय द अल्गोरिदम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। डोंट राइट एनीथिंग, सब कुछ लिखा के दूंगा। फिर से एक बार लास्ट टाइम, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? इट इज अ टाइम टेकन बाय द अल्गोरिदम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिथम टाइम लेता है ना, दैट इज कॉल्ड एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कॉमन सेंस की बात है, जो एल्गोरिथम कम टाइम लेगा मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कहने से मेरे लिए वो बेस्ट एल्गोरिथम रहेगा। वैसे जो एल्गोरिथम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम लेगा, वो मेरे लिए क्या रहेगा? वर्स्ट एल्गोरिथम। पॉज। यू अंडरस्टूड व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टाइम टेकन बाय द अल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा इसमें एक छोटा सा एक स्टार मार्क भी डाल देता हूं मैं। टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एक्सक्लूडिंग टाइम टेकन फॉर द इनपुट्स।
कुछ कुछ प्रॉब्लम में हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं, बराबर ना? तो इनपुट लेने के लिए जो टाइम है ना, वो एक्सक्लूड करो स्टूडेंट। प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम सिर्फ कंसिडर करना है। समझा मैंने क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम लिखा है, मे भी किसी ने 10 नंबर को सॉर्ट करने बोला है, किसी ने 100 नंबर को सॉर्ट करने बोला है। अभी अगर किसी ने 100 नंबर को सॉर्ट करने बोला तो कहने से वो तो ज्यादा टाइम लेगा ऑब्वियसली, बरोबर ना? तो इनपुट का टाइम एक्सक्लूड करने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम ही कंसिडर करने का। इज इट क्लियर? ठीक है, वो बाजू में रख देते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या? टाइम टेकन बाय दी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जो एल्गोरिदम कम टाइम लेगा वो बेस्ट रहेगा, जो एल्गोरिदम ज्यादा टाइम लेगा वो बरोबर। वेरा सेकंड का नाम है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्या नाम है इसका? स्पेस का मतलब है मेमोरी। जिधर आपने टाइम बोला ना, उधर अभी मैं क्या यूज करूंगा? मेमोरी। मतलब इसका डेफिनेशन क्या रहेगा? इट इज द मेमोरी टेकन बाय द एल्गोरिदम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मेमोरी टेकन बाय द एल्गोरिदम टू सॉल्व। अगेन कहने से कॉमन सेंस की बात है ना, जो एल्गोरिदम कम मेमोरी लेगा वो बेस्ट एल्गोरिदम रहेगा। एग्री? वह जो एल्गोरिदम ज्यादा मेमोरी लेगा वो मेरे लिए क्या रहेगा? वर्स्ट एल्गोरिदम। सुना? क्वेश्चन, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? बरोबर, एक्सक्लूडिंग किस, कौन सा टाइम लेने का? बरोबर। व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? मेमोरी टेकन बाय द एल्गोरिदम टू सॉल्व। इधर भी वही स्टार मार का स्टूडेंट, एक्सक्लूडिंग इनपुट का मेमोरी। क्योंकि एल्गोरिदम तो एल्गोरिदम है। कोई 10 नंबर को सॉर्ट करने बोला तो वो कम मेमोरी लेगा, लेकिन किसी ने 100 नंबर को सॉर्ट करने बोला तो वो ज्यादा मेमोरी लेगा, बरोबर ना? तो इनपुट का टाइम और इनपुट का मेमोरी स्किप करो। इज इट क्लियर? ऐसे पर्टिकुलर फैक्टर को कंसिडर करके मैं डिसाइड कर सकता हूं मेरे लिए बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा है, मेरे लिए वर्स्ट एल्गोरिदम कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एल्गोरिदम नंबर 2 कम टाइम ले रहा है, कम स्पेस से ले रहा है, तो मेरे लिए वो क्या रहेगा? बेस्ट एल्गोरिदम रहेगा। इतना क्लियर है सबको? पक्का? नेक्स्ट स्टेप। सर आपने बोला एल्गोरिदम कम टाइम लेगा, कम मेमोरी लेगा, ओके। लेकिन सर एल्गोरिदम का टाइम, एल्गोरिदम का मेमोरी मैं कैसे फाइंड करूंगा? हाउ टू फाइंड एल्गोरिदम इतना टाइम ले रहा है, ये एल्गोरिदम इतना टाइम ले रहा है, ये एल्गोरिदम इतना टाइम ले रहा है, या ये एल्गोरिदम इतना मेमोरी ले रहा है? वो कैसे ढूंढूंगा मैं? नॉर्मली इवेंचुअली जैसे से आगे बढ़ते गए ना स्टूडेंट, लोगों को ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ज्यादा फिक्र थी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पीछे रह गया। क्योंकि आजकल ना स्पेस का किसी को इतना पड़ा नहीं है। एग्री करोगे मेरे से? एक दो बाइट से अपने प्रोग्राम को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा एक फाइल 4 MB ले रहा है, वो 5 MB ले, कोई फर्क पड़ता है क्या अपने को? आजकल तो अपने पास, आपको पता है, टेराबाइट्स में हार्ड डिस्क आ चुके हैं। तो एक आध बाइट से या केबीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, टाइम से फर्क पड़ता है। इसके लिए अपने सिलेबस में ना हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाले, हम लोग डिस्कस करने वाले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। सुना? किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? तो योर एंटायर सिलेबस डील्स विथ व्हाट? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा था, आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में तो बोल रहे हो कि भाई टाइम टेकन बाय द एल्गोरिदम, लेकिन एल्गोरिदम कितना टाइम लेगा या आप ढूंढोगे कैसे? एक अभी मैंने लास्ट लेक्चर में एक को पूछा था, उसने बोला सर एक काम कर सकते हैं हम लोग, स्टॉप वॉच यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप वॉच यूज करना इज नॉट अ सोल्यूशन। स्टॉप वॉच तब यूज कर सकते हो जब सारे मशीन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास i5 मशीन है, इंटेल i5। किसी के पास नॉर्मल एक इंटेल का प्रोसेसर रहेगा, भले उसका एल्गोरिदम अच्छा है, लेकिन कहना है उसका हार्डवेयर कॉम्पेटिबिलिटी इतना नहीं है, वो ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला है मेरे से। आप समझ रहे हो? या मेरे मशीन में अगर 16 GB का रैम है, किसी के पास अगर सिर्फ 4 GB का रैम है, तो कहना है वो एल्गोरिदम ज्यादा टाइम नहीं लेगा, भले उसका एल्गोरिदम अच्छा है फिर भी। तो स्टॉप वॉच या टाइमर यूज करके हम लोग एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड नहीं कर सकते। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा एल्गोरिदम कितना टाइम लेता है? ये एल्गोरिदम ये टाइम लेगा, ये एल्गोरिदम ये टाइम लेगा। एल्गोरिदम कितना टाइम लेता है ये बताने के लिए
उन्होंने ना एक कॉन्सेप्ट यूज किया, जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का नाम है, सॉरी, जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का नाम है असिम्प्टोटिक नोटेशन। क्या नाम है कॉन्सेप्ट का? असिम्प्टोटिक नोटेशन के थ्रू अपने को पता चलता है अल्गोरिदम कितना टाइम लेगा। असिम्प्टोटिक नोटेशन, अल्गोरिदम कितना टाइम लेगा, ये आपको सेकंड में या मिली सेकंड के फॉर्म में नहीं बताता। असिम्प्टोटिक नोटेशन अल्गोरिदम कितना टाइम लेगा ये आपको बताता है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन। किस फॉर्म में बताता है? इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन। तीन टाइप के फंक्शंस हैं जो असिम्प्टोटिक नोटेशन यूज करता है। एक मिनट, अभी तक जो जो मैंने बोला क्लियर है सबको? एक क्विक रिवीजन। एक प्रॉब्लम के मल्टीपल क्या हो सकते हैं स्टूडेंट? बराबर, अपने को डिसाइड करना है उनमें से। बराबर, तो फिर कौन सा टर्म सामने आया? कॉम्प्लेक्सिटी। कौन से दो टाइप है कॉम्प्लेक्सिटी के? बराबर। क्या कोई मुझे फटाफट बता सकता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डेफिनेशन क्या बोला? टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वेयर एज द मेमोरी टेकन बाय द एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। दोनों जगह एक कॉमा करके एक्सक्लूडिंग इनपुट का टाइम, एक्सक्लूडिंग इनपुट का मेमोरी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बस इधर ही खत्म। मेन आपको किसके ऊपर ध्यान देना है? बराबर। तो एल्गोरिदम का मुझे अगर टाइम देखना है तो उसके लिए कौन सा कंसेप्ट यूज करूंगा मैं? असिम्प्टोटिक नोटेशन। इज इट क्लियर? असिम्प्टोटिक नोटेशन मुझे अलग अलग क्या देता है? फंक्शन, जिस फॉर्म में एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में रिप्रेजेंट कर सकता। लास्ट पॉइंट, असिम्प्टोटिक नोटेशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल तीन फंक्शन यूज करता है। जो पहला फंक्शन असिम्प्टोटिक नोटेशन यूज करता है दैट इज कॉल्ड एज बिग ओ। क्या नाम है इसका? बोलते समय बिग ओ बोलते हैं, लिखते समय कैपिटल ओ लिखते हैं उसको। बिगो का फुल फॉर्म होता है या बिगो का मतलब होता है अपर बाउंड। अभी जरा मेरे वर्ड्स की तरफ ध्यान दो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं जरा ध्यान से सुनो। बिगो अपर बाउंड, अपर बाउंड मतलब क्या पता है क्या? ये आपको बताएगा तुम्हारा एल्गोरिदम मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लेगा। मेरा एल्गोरिदम मैक्सिमम कितना टाइम लेगा अगर मुझे जानना है तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा बिग ओ। अपर बाउंड मतलब मैक्सिमम, ये आपको वर्स्ट टू वर्स्ट अपर केस में मैक्सिमम कितना टाइम लेगा ये बताएगा बिग ओ। जो नेक्स्ट है उसका नाम है ओमेगा। ऐसा सिंबल है ना ओमेगा का। ओमेगा रिप्रेजेंट करता है लोअर बाउंड। बिगो का मतलब मैंने बोला था मैक्सिमम कितना टाइम लेगा ये मुझे बिगो बताएगा। ओमेगा आप मुझे बता सकते हो क्या रिप्रेजेंट करेगा? कम से कम तुम्हारा एल्गोरिदम कितना टाइम लेगा ये मुझे कौन बताएगा? मेरा ओमेगा नोटेशन। इज इट क्लियर? एंड जो लास्ट फंक्शन होता है असिम्प्टोटिक नोटेशन का, फिलहाल मैं से उनका मतलब बता रहा हूं, इनके बारे में डिटेल हम लोग बाद में पढ़ने वाले, सिर्फ याद से सुनो। जो मेरा तीसरा है उसका नाम है थीटा नोटेशन। थीटा का सिंबल भी सबको पता है ना कैसे होता है? अच्छा, थीटा का मतलब होता है एवरेज बाउंड, मतलब ना मैक्सिमम ना मिनिमम, ऑन एन एवरेज मेरा पर्टिकुलर एल्गोरिदम कितना टाइम लेगा ये बताएगा मुझे मेरा थीटा नोटेशन। ओके, फॉर मी प्लीज। बिगो का मतलब क्या है? अपर बाउंड मतलब मैंने क्या बोला? मैक्सिमम कितना टाइम लेगा ये मुझे कौन बताएगा? बिगो। बिगो बताएगा मुझे। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल। सपोज मैंने ना आपको 10 नंबर को सॉर्ट करने बोला असेंडिंग ऑर्डर में। सुन रहे हो सब लोग? कितने नंबर को कौन से ऑर्डर में सॉर्ट करने बोला? लेकिन मैंने जो आपको 10 नंबर दिए वो सारे के सारे 10 नंबर ना डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कहने से नंबर पूरे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और मैंने आपको कौन सा ऑर्डर में सॉर्ट करने बोला है? कहने से उस केस में आपका जो एल्गोरिदम है वो मैक्सिमम काम करने वाला है। अरे भाइयों हाया ना, तो उस केस में मुझे यूज करना पड़ेगा बिगो। समझा?
दूसरा एग्जांपल आप ही मुझे दो, क्या रहेगा फिर? मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने बोला, और मैंने जो आपको नंबर दिए वो भी कौन ऑलरेडी से ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर मध्ये आहेत. मैंने असेंडिंग में बोला और नंबर भी असेंडिंग में ही है। कहने से तुम्हारा जो एल्गोरिदम है उस केस में सबसे कम काम करने वाला है। सॉर्ट करते समय आते हैं ना, वो स्वैपिंग वगैरह करते हैं हमेशा। कहने से स्वैपिंग वगैरह कुछ होगा ही नहीं, कि सब ऑलरेडी अरेंजिटी है। तब मैं कौन सा नोटेशन यूज करूंगा? ओमेगा। तो मुझे लगता है अभी थीटा का मतलब सबको समझ में आ गया है। नॉर्मली वैसे होता है ना, कुछ नंबर सॉर्टेड रहेंगे, कुछ नंबर अनसॉर्टेड रहेंगे, और मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने बोला, तो फिर मैं कौन सा नोटेशन यूज करूंगा? थीटा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? समझा? सो दीज आर दी फंक्शन जिनको यूज करके हम लोग अल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। नॉर्मली अल्गोरिदम इस सब्जेक्ट के लिए, एनालिसिस ऑफ अल्गोरिदम इस सब्जेक्ट के लिए जो टेक्स्ट बुक पूरा मुंबई यूनिवर्सिटी फॉलो करता है, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक के ऑथर का नाम है कॉर्मन। टेक्स्ट बुक का नाम है अल्गोरिदम्स, एंड ऑथर का नाम है कॉर्मन। कॉर्मन को अल्गोरिदम का फादर भी बोला जाता है। कॉर्मन का एक लाइन है, अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा तो उसने हाईलाइट करके बोला है, नॉर्मली हम लोग ना हमेशा ऑप्टिमिस्टिक वे से सोचते हैं। मतलब अपने को बुरा से बुरा हम लोग सोचते हैं ना हमेशा, कोई भी डिसीजन लेते समय। इसके लिए आइडियली जब आप किसी भी एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी इन द फॉर्म ऑफ बीगो। मतलब अगर मैंने बोला ना इस एल्गोरिदम को कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के दो, आप बस केस के बारे में सोचो और उसका कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के देने का। इसके लिए तीन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है इन तीनों में? बीगो। हम लोग वर्स टू वर्स मैक्सिमम कितना टाइम लेगा वो निकाल के देंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? समझा सबको? दो तीन डेफिनेशन है, फटाफट लिख देते हैं एंड देन स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। चैप्टर का नाम तो आपने लिखा रहेगा इंट्रोडक्शन, एंड कॉम्प्लेक्सिटी के दो डेफिनेशन लिख दीजिए, दैट्स इट। वो बीगो वगैरह ना, इनके बारे में डेफिनेशन पूरा मैं आपको लिखा के दूंगा। डन। डन सर.
ओके, चलिए जैसे मैंने बोला, हाँ यस, अभी इसके बाद कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स देखेंगे हम लोग, और उनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लिखे दोनों डेफिनेशन सबने? चलिए, आप चाहे तो नोटबुक के ऊपर एक क्वेश्चन लिख दीजिए, फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर फॉलोइंग अल्गोरिदम्स, फॉर फॉलोइंग अल्गोरिदम्स। चलिए अभी पेन नीचे रखिए, सब लोग का ध्यान इधर, ठीक है? कुछ स्टेप्स आएंगे जो फॉलो करो, इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। पहला, पेन सबने नीचे रखा, पहला अल्गोरिदम, टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। याद है सबको ये प्रॉब्लम? इसका प्रोग्राम याद है, लॉजिक याद है? सीपी में तो सबसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हम लोग ये प्रोग्राम किया करते थे, बरोबर ना? मुझे अल्गोरिदम लिखना है, इसका क्या लिखना है मुझे, इसका क्या चेक करना है मुझे बताइए, नंबर इवन है या? लेट्स अज्यूम कि अल्गोरिदम लिखने के लिए मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है इवन ऑड। क्या नाम है फंक्शन का? अच्छा, इवन ऑड फंक्शन को मुझे कितने नंबर देने पड़ेंगे रे? ये ले भाई, ले चेक करके दे इवन है या ऑड है। क्या ना, इससे एक ही नंबर देना पड़ेगा, बरोबर? तो इवन ऑड को सपोज मैं नंबर दे रहा हूं एन करके, जो चेक करेगा कि एन इवन है या ऑड है। थोड़ा सा अलग ढंग से अल्गोरिदम लिख रहा हूं, दिख रहा है सबको? इवन ऑड को मैंने क्या दिया, एन। लॉजिक है, मुझे बताइए कैसे चेक करेंगे इवन या ऑड है? कहना है से अंदर मुझे लिखना पड़ेगा, अगर एन मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 है, मतलब नंबर क्या है रे मेरा? अब ये मुझे एक्सप्लेन करने मत बोलो, ये तो सबको पता है, राइट ना? कहना है अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इधर मैं लिखूंगा प्रिंट कौन सा नंबर, इवन नंबर, बरोबर? एल्स क्या कहना है, मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट ऑड नंबर। अल्गोरिदम तो सबको दिख रहा है मेरा, बरोबर? मेरा काम अल्गोरिदम लिखना नहीं था, अल्गोरिदम लिख के मुझे उसका क्या बताना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का रूल नंबर 1, जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हो, आप कंडीशन को इग्नोर करो, इग्नोर कंडीशन। नाउ टेल मी डियर स्टूडेंट, इफ एन मॉड 2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन है ना, वो कुछ प्रिंट नहीं करने वाला है, बरोबर? वो तो बस चेक होने वाला है, राइट? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा रे? बरोबर, क्या प्रिंट होगा? कैन आई सी इवन नंबर इज अ सिंगल स्टेटमेंट, बरोबर? एज पर अल्गोरिदम एनालिसिस रूल, सिंगल स्टेटमेंट विल टेक 1 यूनिट टाइम। क्या यूनिट है वो भूल जाओ, एक स्टेटमेंट 1 यूनिट टाइम लेगा, 2 स्टेटमेंट 2 यूनिट टाइम लेंगे, एंड सो ऑन। तो कह रहा है ये जो प्रिंट होगा दैट विल टेक 1 यूनिट टाइम, बरोबर? नेक्स्ट कौन सा स्टेटमेंट है पढ़िए? हाँ उधर देखिए, बोलिए क्या है? लेकिन एल्स भी तो कंडीशन का ही पार्ट है ना स्टूडेंट, वो थोड़ी कुछ प्रिंट होने वाला है एल्स, एल्स के अंदर का प्रिंट होने वाला है, बरोबर? क्या लिखा है एल्स के अंदर? बरोबर, क्या प्रिंट होने वाला है? वो भी सिंगल स्टेटमेंट है, एग्री? सिंगल स्टेटमेंट है, मतलब वो भी कितना टाइम लेगा बताइए मुझे? बरोबर, कहने से वो भी लेगा 1 यूनिट टाइम। अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो टोटल अल्गोरिदम कितना टाइम ले रहा है, 2 यूनिट टाइम या 1 यूनिट टाइम? 1 यूनिट कन्विंस? टाइम। क्योंकि आपको पता है ना, दोनों एक साथ तो एग्जीक्यूट नहीं होने वाले हैं, आइदर इसके अंदर का एग्जीक्यूट होगा या एल्स के अंदर का एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं टोटल बोलूं कितना टाइम लगने वाला है, आवाज नहीं आ रहा है, कितना टाइम लगने वाला है? ऐसे मुझे लगने वाला है टोटल 1 यूनिट टाइम। अगर मेरे अल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए 1 यूनिट टाइम लगने वाला है, तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी मैं लिखूंगा एफ ऑफ एन। हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, कितना टाइम लगा इसको? अभी कौन सा नोटेशन यूज करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जैसे मैंने बोला नॉर्मली हम लोग बिगो यूज करते हैं, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी आएगा एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन, या बिग ऑफ, सॉरी 1। इसको कभी कभी बिगो बोलते हैं,
कभी कभी इसको ऑर्डर ऑफ भी बोलते हैं, चाहे तो इधर लिख देता हूं आपके रेफरेंस। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ऑर्डर ऑफ 1। इज इट क्लियर? समझा? थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता हूं और क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल तो सबको समझा। नेक्स्ट एग्जांपल, स्वैप द कंटेंट्स ऑफ टू नंबर। छोटे बच्चों को भी अभी आएगा, बरोबर ना? पहले एल्गोरिथम बताओ इसका कैसे रहेगा। आई अज्यूम कि मेरे पर्टिकुलर फंक्शन का नाम रहेगा स्वैप। कितने नंबर इसको देने पड़ेंगे, ये ले भाई स्वैप करके दे। आई अज्यूम के नंबर रहेंगे ए और बी करके, चलेगा? ये चलो मैंने एल्गोरिथम कर दिया स्टार्ट। मुझे लगता है स्वैप करने के लिए मुझे और 3 स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं ना नॉर्मली। जरा बोलिए ना कौन से रहे। हाँ, अज्यूम करता हूं टेम्परेरी करके वेरिएबल है। बोलो ना क्या आएगा। टेम्प इज इक्वल टू, आगे ए इज इक्वल टू, मैं एल्गोरिथम लिख रहा हूं भाइयों, तो सेमीकोलन वगैरह तो नहीं आएगा ना लास्ट में, ठीक है ना? आगे क्या? बराबर, कहने से बी इज इक्वल टू वॉट 10, एंड कहने से मेरे 2 नंबर स्वैप हो जाएंगे। बराबर, ये 3 स्टेटमेंट 2 नंबर को स्वैप करते हैं, राइट है ना? चलो मैं अभी दूसरे कलर का पेन हाथ में लेता हूं, आप मुझे बोलो कितना यूनिट टाइम लगेगा। टेम्प इज इक्वल टू ए, एग्जीक्यूट होगा, कितना टाइम लेगा रे फिर ये? कहने से ये लेगा 1 यूनिट टाइम। बरोबर, ए इज इक्वल टू बी, एग्जीक्यूट होगा, कितना टाइम लेगा? कहने से ये भी लेगा 1 यूनिट टाइम, राइट स्टूडेंट? अच्छा, बी इज इक्वल टू टाइम, ये भी एग्जीक्यूट होगा, कितना टाइम लेगा? एग्जैक्टली, ये लेगा 1 यूनिट टाइम। चलो क्वेश्चन, टोटल कितना टाइम लग रहा है मुझे? बराबर, कहने से टोटल मुझे लग रहा है 3 यूनिट टाइम। मतलब अगर मैंने इसका आपको कॉम्प्लेक्सिटी पूछा तो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, क्या बोलोगे मुझे? बराबर, क्या बोलोगे? चलो इधर मेरा दूसरा रूल बताने का टाइम आ गया। रूल नंबर 2, अगर ऑर्डर ऑफ कोई भी कांस्टेंट है, 3 इज अ कांस्टेंट, बराबर ना? अगर ऑर्डर ऑफ कोई भी कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ 1 लिखने का। इज इट क्लियर? तो ऑर्डर ऑफ 3 लिखोगे तो भी चलेगा, नो वन विल कट योर मार्क्स, बट ऑर्डर ऑफ 3 इज एक्चुअली इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1। चलो पॉज लेता हूं, कुछ डाउट है किसी को? अगर ऑर्डर ऑफ 100 आता तो भी मैं क्या लिखता? ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ एनी कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड एज ऑर्डर ऑफ 1। ओके, अंडरस्टूड? तीसरा, मैं अल्गोरिदम लिखता हूं, आप मुझे उसका कॉम्प्लेक्सिटी बताइए। अल्गोरिदम कुछ ऐसा है, फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, और अंदर ना एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल में भी ऐसे देते हैं, एग्जाम में भी ऐसे देते स्टेटमेंट, इट कैन बी एनीथिंग, सिंगल स्टेटमेंट। चलो इसका कॉम्प्लेक्सिटी बताओ मुझे। बताए स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है रे? n-1 बराबर, टाइम। कितने टाइम एग्जीक्यूट होने वाला है? अगर सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होता तो आता ऑर्डर ऑफ 1। कन्विंस्ड हो ना मेरे से? कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है? बरोबर, तो कहना है इससे अगर ये n टाइम एग्जीक्यूट होने वाला है तो ये कितना टाइम लेगा? बरोबर, ये लेगा n यूनिट टाइम। इसके लिए इसका कॉम्प्लेक्सिटी आएगा f ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अगर ये समझा है ना तो नेक्स्ट ऑफ फटाक से मुझे बता पाओगे। मेरा नेक्स्ट कोड कुछ ऐसा है, फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, अंदर फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस, अंदर कोई तो स्टेटमेंट है, j वाला लूप खत्म, i वाला लूप खत्म। क्या? टेल मी इट्स कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा? big of n square। बरोबर, मुझे बताओ जब i का वैल्यू रहेगा 1, हाँ स्टार्टिंग में i का वैल्यू 1 रहेगा, बरोबर ना? j वाला लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा रे? बरोबर, कितनी बार?
कहने से n टाइम एग्जीक्यूट होगा। जब i का वैल्यू नेक्स्ट इटरेशन में रहेगा 2, j वाला लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? i का वैल्यू 2 रहेगा तो j वाला लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? कहने से n टाइम्स ही होगा, राइट है ना? i का वैल्यू 3 रहेगा तो भी n टाइम्स होगा। ऐसा i का लास्ट वैल्यू क्या रहने वाला है? आवाज नहीं आ रहा है? बरोबर। तो n के लिए भी कितने टाइम होने वाला है? n। तो कहना से स्टेटमेंट n टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाले n नंबर ऑफ टाइम के लिए। हैव यू गॉट माय स्टेटमेंट? तो कहने से इसका कॉम्प्लेक्सिटी आएगा f ऑफ n, n स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाले फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स, बरोबर। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। क्लियर? अगर एक और सपोज k वाला लूप भी होता तो कहने से n क्यूब आ जाता फिर। कन्विंस ना स्टूडेंट? पक्का? नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज मेरा कोड कुछ ऐसा है, फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, स्टेटमेंट 1, फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस, स्टेटमेंट 2। कॉम्प्लेक्सिटी बताओ इसका क्या है? ये Big of i वाला जो फॉर लूप है कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है? तो कहने से ये जो स्टेटमेंट है वो लेगा n यूनिट टाइम, बरोबर। सिमिलरली ये वाला स्टेटमेंट भी कितने यूनिट टाइम लेगा रे? बरोबर। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा बताइए? f ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n n. प्लस n आएगा ना इस बार। तो कहना है ऑर्डर ऑफ 2n। क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ। इज इट क्लियर? यहां पे मैं अपना रूल नंबर 3 बता सकता हूं, मेरा लास्ट रूल। जब जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगा आप n का कोइफिशिएंट इग्नोर करोगे। क्या इग्नोर करोगे? n का। आपका काम है n का पावर चेक करना। प्रीवियस एग्जांपल में जब n स्क्वायर था मैंने पावर इग्नोर नहीं किया था। क्या इग्नोर करने बोल रहा हूं मैं इसका? तो कोइफिशिएंट 2 होने दो या 2000 होने दो, जो भी कोइफिशिएंट है उसको क्या करने का? इग्नोर। तो ऑर्डर ऑफ 2n इज एक्चुअली इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n। चलो वो रेड कलर से मैं अपना तीसरा रूल लिख देता हूं। मेरा तीसरा रूल है इग्नोर व्हाट? कोएफिशिएंट। इज इट क्लियर? अच्छा, ओरल एग्जामिनर आपको ये पूछेगा क्यों कोएफिशिएंट क्यों इग्नोर किया? सब लोग का ध्यान है अभी इधर? 2 मिनट मुझे अभी सबका ध्यान इधर चाहिए। ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्यों कोएफिशिएंट इग्नोर किया? आंसर क्या पता है क्या? सर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना, ये तो बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसके लिए मैंने ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल लिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग नॉर्मली तब निकालते हैं जब आपके इनपुट्स बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला 5 नंबर को ना असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दो, आप दुनिया का कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक यूज करो, 5 ही नंबर है ना, वो फटक से सॉर्ट होने वाले हैं। सॉर्टिंग टेक्निक का परफॉर्मेंस डिफर कब होगा? जब आपको 5 नंबर नहीं 5 लाख नंबर जब सॉर्ट करने दूंगा ना, तब में भी एक सॉर्टिंग टेक्निक अच्छा रहेगा, एक सॉर्टिंग टेक्निक बुरा रहेगा। नहीं समझा मैंने क्या बोला? समझा? जब इनपुट ना बहुत कम होते हैं ना, सारे एल्गोरिदम सेम टाइप के परफॉर्म करते हैं। मुझे अगर उनका परफॉर्मेंस चेक करना है तो इनपुट क्या रहने चाहिए? बहुत ज्यादा, ह्यूज होने चाहिए। और जब ह्यूज नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं ना, तब नॉर्मली मेरा कॉम्प्लेक्सिटी का रूल मैटर करता है। टू क्लियर दिस थिंग लेट मी टेक वन स्मॉल एग्जांपल। सबके मोबाइल में कैलकुलेटर रहेगा, राइट ना? एक छोटा सा एग्जांपल। सपोज आपके पास ना एक f1 ऑफ n करके फंक्शन है। f1 ऑफ n कुछ ऐसा है, 500n प्लस 1।
और f2 ऑफ n करके फंक्शन है जो है n³ प्लस 5। दोनों में क्या डिफरेंस है समझिए, मैंने ऐसे रैंडमली कुछ तो लिख दिया। एक ऐसा है जहां पे n का डिग्री नहीं है, एक ही डिग्री है, 1 डिग्री है, लेकिन कोएफिशिएंट बड़ा रखा है मैंने 500। दूसरे एग्जांपल में मैंने n का क्या बड़ा रखा है, लेकिन कोएफिशिएंट आपने देखा 1 ही रखा है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। अज्यूम करता हूं कि स्टार्टिंग में n का वैल्यू 1 है। मुझे बोलो f1 ऑफ n का आंसर क्या आएगा रे? बरोबर क्या आएगा? 501 बरोबर। f2 ऑफ n क्या आएगा बताइए, क्या आएगा? बरोबर। f1 ऑफ n देखा, f2 ऑफ n देखा, कौन बड़ा है मुझे बताइए? कहने से f1 बड़ा है f2 से, बरोबर। ठीक है, चलो इनपुट्स को बढ़ाते हैं। लेट्स अज्यूम n का वैल्यू है 10। चलो मुझे बोलो f1 ऑफ n क्या आएगा? 5001, मैंने बराबर लिखा ना। f2 ऑफ n क्या आएगा स्टूडेंट? 1005 बरोबर। कौन बड़ा है f1 f2 में से? कहने से f1 अभी भी बड़ा है f2 से, एग्री। सपोज मैंने n का वैल्यू किया 100। नाउ टेल मी व्हाट इज f1 ऑफ n? सॉरी, कहने से 50,001 बरोबर। व्हाट इज f2 ऑफ n इन दिस केस? f2 ऑफ n, इसके लिए मैंने पूछा, तुम्हारा मोबाइल पे कैलकुलेटर रहेगा ना, मुझे एग्जैक्ट आंसर दो। n to the power 6 plus 1. Sorry, 5. समथिंग आएगा 1,00,000,001 बरोबर ना? 1,00,000,001 आता है 10,00,000,001? 10,05,000। 10,00,000, अच्छा सॉरी 10,00,005 बरोबर। अच्छा टेल मी, इस केस में ये तो 50,001 था, ये क्या हो गया 10,00,000। मुझे बोलो कौन बड़ा है, f1 या f2? बरोबर। अभी इधर मैंने 100 लिया, आप 1000 लो, 10,000 लो, कोई भी लो, अभी आगे हमेशा से कौन बड़ा होने वाला है बताइए? और मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, ये कॉम्प्लेक्सिटी का मगजमारी हम लोग तब करते हैं जब तुम्हारा n इनपुट ज्यादा होता है। तो आर यू नोटिसिंग, जब n का वैल्यू ज्यादा होता है तो जिसका एक्सपोनेंट ज्यादा है वो बड़ा हो जाता है, ना कि जिसका कोएफिशिएंट ज्यादा है वो। समझा? तो उनका कहना वही है, कॉर्मन का कहना भी वही है। नॉर्मली हम लोग तो n इज इक्वल टू बिग नंबर्स के लिए सोच रहे हैं, बराबर ना? और जब n का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है ना, कोएफिशिएंट मैटर नहीं करता, पावर एक्सपोनेंट मैटर करता है, बरोबर। इसके लिए जब ऐसा कुछ केस आएगा, आप कोएफिशिएंट को क्या कर दो? इग्नोर। बट किसको इग्नोर नहीं करने का? पावर। इज इट क्लियर? समझा? मेरे 4-5 जो मैंने एग्जांपल लिए सबको क्लियर है? ठीक है, इसके बाद हम लोग 2 सॉर्टिंग टेक्निक आज पढ़ने वाले हैं, पर बिफोर दैट मुझे लगता है ये सब आप लिख दीजिए आपके नोटबुक में। क्वेश्चन लिखा है ना आपने? हाँ बोलिए। अगेन इट डजेंट मैटर ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कांस्टेंट तो किधर तक लिखते जाएगा ना, उसको एक स्कोप तक रखना है। तो कितना भी ले तो भी वो नॉर्मली कैसा पता है, तू उतनी बार स्टेटमेंट लिख रहा है इसके लिए 1 है। उनको तो एक साथ मर्ज कर भी कर सकते कुछ कुछ स्टेटमेंट्स, इसके लिए उसने 1 बोला। हाँ, एक लिनियरली प्रिंट हो रहा है ना वो नोटबुक के ऊपर वाले हिस्से में 3 स्टेटमेंट भी लिख दीजिए। Hello, sir. हम्म, तर तुम्ही ते टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अनालिसिसच्या फंक्शनचं डेफिनेशन लिहून देणार होते.
वो अभी नहीं लिखेंगे हम लोग, बाद में ना उनका पूरा एक टॉपिक आएगा, बिगो का ग्राफ आएगा, ओमेगा का आएगा, थीटा का आएगा, तब लिखा के दूंगा, डोंट वरी। अभी तो बस मुझे बिगो से स्टार्ट करना था, इसके लिए मैंने वो बताया। हम्म? ओके सर। नया नोटबुक बनाया सबने? सारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे हाँ? तो नोटबुक एक नया बनाओ, पेपर उसमें से ही आएगा, ठीक है? बिग ओ को बिगो करके पढ़ोगे तो भी चलेगा, ऑर्डर ऑफ करके पढ़ोगे तो भी चलेगा। ये नॉर्मल ऐसे ओरल ब्यूरो में पूछा जाएगा, एग्जाम में नहीं आती। एग्जाम में दे विल गिव यू, अभी आएगा, दे टेल यू बबल सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के बताओ, या इंसर्शन सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के बताओ। ये तो बस एक वार्म अप टाइप है, मतलब आपको पता चले कैसे निकलता है। हॅलो सर. हम्म हम्म सर आपण टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काढताना कॉन्स्टंट मल्टिप्लायर इग्नोर करतो, हम्म पण जर तो मल्टिप्लायर नंबर ऑफ इनपुट्सला कम्पॅरेबल असला तर? असेल तरी तो इग्नोरच होणार ना बाळा, नाहीतरी तू सर इनपुट पण घेण्याच्या प्रोसेसला जरी वन वन पकडलं तरी तो शेवटी इग्नोरच होतोय ना. तर म्हणजे असं आहे की आता लेट्स आपल्याला एक अल्गोरिदम आहे, काहीतरी सॉर्टिंग आहे, एन नंबर्स आहे, आणि त्याचा जो कॉन्स्टंट मल्टिप्लायर आहे तो पण असा ऑलमोस्ट टेन जातोय, तर मग त्या हम्म. केसमध्ये ते फंक्शन ऑलमोस्ट टेन स्क्वेअर नाही राहणार त्याची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तरी आपण त्याला म्हणजे कॉन्स्टंट मल्टिप्लायर इग्नोर करून बिग ऑफ एनच लिहिणार ना? बरोबर बरोबर. तर ते पण असं हे चुक. इनपुट, नाही नाही असं नसतं, इनपुट काय असून दे, तुझा अल्गोरिदम ची जी कॉम्प्लेक्सिटी निघते ना, ती इनपुट वर डिपेंडेंट नाही राहायला पाहिजे. तू एन घेतोयस, काय केलं, फक्त दोन तीन इनपुट घेतील,
अल्गोरिदमची आपल्याला कॉम्प्लेक्सिटी काढायची, म्हणून ते इनपुटवर इंडिपेंडेंट पाहिजे. ओके सर. कारण की कोण किती इनपुट देईल तुला माहित नाही ना. युअर अल्गोरिदम शुड बी परफेक्ट. चला झालं. तो कोएफिशिएंट को इग्नोर करने का है. अगर कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो डायरेक्ट उसके लिए 1 लिखने का है, बराबर. और जो कंडीशन वाले स्टेटमेंट है उनको इग्नोर करने का. ओके, चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए फिर. राइट राइट एन एल्गोरिदम. ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बस आपके रेफरेंस के लिए मैंने सिखाया कोएफिशिएंट को क्यों इग्नोर करना. देखिए, राइट एन एल्गोरिदम टू इंप्लीमेंट बबल सॉर्ट. टू इंप्लीमेंट बबल सॉर्ट, full stop. Also find its time complexity. Also find its time complexity. अच्छा करे चालू. यार ये बबल सॉर्ट पीछा नहीं छोड़ता कभी अपना, बरोबर ना. याद है सबको बबल सॉर्ट. यस, इतना कॉन्फिडेंस पक्का. क्या करता है बबल सॉर्ट का लॉजिक क्या था मुझे बताइए. कहना से बबल सॉर्ट के ना दो लॉजिक थे, मतलब दो उसके स्टेप थे. स्टेप नंबर 1 ये था कि वो ना दो दो नंबर को कंपेयर करता है, बराबर. पक्का. अच्छा, नंबर अगर ऑर्डर में है तो उनको वैसे ही रखेगा, राइट ना. लेकिन अगर नंबर ऑर्डर में नहीं है तो कहना से उनको एक दूसरे के साथ क्या करेगा, स्वैप. बरोबर. एक 2-3 मिनट लगेंगे, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल फटक से ले लेते हैं क्योंकि मुझे उसका एल्गोरिदम भी लिखना है. ओके, अज्यूम करता हूं कि सपोज मेरे नंबर कुछ ऐसे. पहला नंबर है 10, नेक्स्ट नंबर है 2, नेक्स्ट नंबर है मे बी 6, नेक्स्ट नंबर है सपोज 5, और नेक्स्ट नंबर है सपोज 3. दिख रहा है सबको. चलिए रैंडम नंबर से उनको बबल सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट कर. क्या करते हैं बबल सॉर्ट. सर दो दो नंबर को कंपेयर करेगा, बरोबर. 10 and 2 आर इन ऑर्डर. क्या करेगा, तो कह रहे से इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 10. याद करो मेरा स्टेटमेंट, रेस्ट एलिमेंट एज इट इज. नेक्स्ट कौन से दो नंबर है, आर इन ऑर्डर. क्या करो, तो इधर क्या आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 10. कहने से बाकी एलिमेंट एज इट इज. चलो फटाफट गाड़ी आगे बढ़ाते हैं. नेक्स्ट कौन से दो नंबर, आर इन ऑर्डर. क्या करो, कहने से इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 10. रेस्ट एलिमेंट एज इट इज, बरोबर स्टूडेंट. नेक्स्ट कौन से दो नंबर, आर इन ऑर्डर. क्या करो, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 10. बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा ना आपके लिए. कहने से नेक्स्ट आर एलिमेंट एज इट इज, बरोबर. अच्छा, 10 के साथ कंपेयर करने के लिए कोई भी बचा है कह रहे स्टूडेंट. आपको याद है आपके सीपी के टीचर ने आपको पढ़ाया रहेगा, अगर 10 के साथ कंपेयर करने के लिए कोई भी नहीं बाकी तो इधर हम लोग बोलते हैं मुझे मेरा पास 1 मिल गया. क्या मिल गया. और आपको पता है ना स्टूडेंट, बबल सॉर्ट में पास 1 में हाईएस्ट एलिमेंट अपने जगह पे आ जाता है, बरोबर. पक्का. पास 2 के लिए मुझे फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा. चलिए बोलिए कौन से दो नंबर, आर इन ऑर्डर. यस दे आर इन ऑर्डर, बरोबर ना. तो गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा. नेक्स्ट कौन से दो नंबर, आर इन ऑर्डर. क्या करो, कह रहे इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 6. रेस्ट एलिमेंट एज इट इज. नेक्स्ट कौन से दो नंबर, अभी 10 तो ऑलरेडी आ गया है तो उसको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं, किया तो भी वो उधर रहने वाला. अच्छा, कौन किसके साथ, आर इन ऑर्डर. क्या करो, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 6, बरोबर. 5, 2, 6 के साथ कंपेयर करने के लिए कोई है क्या अभी बाकी, तो कहना से इधर मुझे मेरा पास नंबर 2 मिल गया.
और जैसे आपको दिख रहा है पास 2 में सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट अपने जगह पे आ जाए। पक्का? अंडरस्टूड? चलिए पास 3 के लिए फिर से स्टार्टिंग से खेलिए। पहले 2 नंबर कौन से? आर्डिन ऑर्डर। पक्का? नेक्स्ट 2 नंबर कौन से? आर्डिन ऑर्डर। क्या करो? अच्छा इधर आ जाएगा फिर 3, इधर आ जाएगा 5। कैन आई से रेस्ट एलिमेंट एज इट इज? 5 के साथ कंपेयर करने के लिए कोई है क्या बाकी? पक्का? तो इधर मुझे मिल गया मेरा पास नंबर 3, एंड पास नंबर 3 में कहने से 5 एलिमेंट अपनी जगह पे आ गया। नेक्स्ट 2 नंबर कौन से 2 नंबर? आर्डिन ऑर्डर। तो कहने से 2 अपनी जगह पे रहेगा, 3 अपने जगह पे रहेगा। 3 के साथ कंपेयर करने के लिए कोई है क्या और? पक्का? तो कहने से इधर मिल गया मुझे मेरा पास नंबर 4, और कहने से ये एलिमेंट पास नंबर 4 में आ जाए। पास 5 के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहने से अभी अनसॉर्टेड में एक ही एलिमेंट बाकी है, मतलब कहने से अल्टीमेटली वो सॉर्ट ही हो चुका रहेगा। भाइयों हाया ना? अरे 2 के साथ कंपेयर करने के लिए कोई अभी बाकी है क्या? तो कहने से इधर मैं अपना प्रॉब्लम कर दूंगा स्टॉप। तो बबल सॉर्ट का याद करो, सेकंड पॉइंट यही था। अगर आपके एरे के अंदर टोटल 1 2 3 4 5 5 नंबर से, तो उनका पूरा सॉर्ट करने के लिए टोटल 4 पास लगते हैं। 10 नंबर होते तो n नंबर्स होते तो याद करो बबल सॉर्ट का लॉजिक यही था। बबल सॉर्ट में नंबर को सॉर्ट करने के लिए टोटल n-1 पास लगते हैं। कितने पास लगते हैं? एक बार फिर से कितने पास लगते हैं? पॉइंट नंबर 1 था एडजस्टेड एलिमेंट को कंपेयर करो। ऑर्डर में है तो वैसे रहने दो, ऑर्डर में नहीं है तो क्या करो? एंड पॉइंट नंबर 2 है एन नंबर को सॉर्ट करने के लिए कितने पास लगेंगे? कुछ रिपीट करो इसमें से। अगर आप परमिट करो तो मैं एल्गोरिथम लिखना चालू करता हूं इसका। चलेगा? अंडरस्टूड? लेट्स स्टार्ट राइटिंग द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब क्या? मैं पूरा प्रोग्राम नहीं लिखने वाला हूं, बस जो बबल सॉर्ट का मेन फंक्शन है उसको लिखने वाला हूं। ओके स्टूडेंट? अच्छा आपको तो पता है ना, हालांकि इधर एओए के अंदर भी ना हम लोग सी प्रोग्राम यूज करते हैं। आपको तो पता है ना फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। कौन सा एल्गोरिथम लिख रहा हूं मैं बाय द वे? तो विथ योर परमिशन मैं एक काम करता हूं, अज्यूम करता हूं कि मेरे पर्टिकुलर फंक्शन का नाम रहेगा बबल। नाम कुछ भी हो सकता है ना, क्या नाम दिया फंक्शन को मेरे? अच्छा आपका दिमाग क्या बोलता है? रे बबल को मुझे क्या क्या देना पड़ेगा? ये ले भाई ले, और सॉर्ट करके दे। एरे देना पड़ेगा, बरोबर? क्या देना पड़ेगा? तो एक काम करता हूं, बबल फंक्शन का पहला पैरामीटर रहेगा एरे। हाँ लेकिन सीए सिर्फ एरे पास किया ना, तो याद है एरे का साइज सीधे 100 मिनट दिए थे हम लोग, तो एरे अपना साइज 100 लेके आएगा। इसके लिए एरे के साथ साथ मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भी देने पड़ेंगे। जावा में वो साइज करके कांस्टेंट होता है, तो जावा में नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन सी में देना पड़ता है। हो ना सब लोग मेरे साथ? अभी मामला गंभीर होने वाला है, सब लोग का जान इधर। समझा कौन से 2 पैरामीटर दिए? कौन से 2 पैरामीटर है? एरे और साइज है, बरोबर ना? अच्छा बबल सॉर्ट क्या कोई भी सॉर्टिंग ले ले लो, हर सॉर्टिंग अपने एरे को सॉर्ट करने के लिए ना नॉर्मली 2 फॉर लूप यूज करता है। इतना तो मेरे भी कॉमन सेंस है, अगर 2 फॉर लूप लगने वाला है तो 2 वेरिएबल फटक से बना देता हूं ना, आई और जे। अरे स्वैप होने वाला है क्या रे यहाँ पे? स्वैप होने वाला है क्या? कब स्वैप होने वाला है? जब ऑर्डर में। आपको पता है ना स्वैप करने के लिए नॉर्मली हम लोग ट्रेडिशनली एक ही वेरिएबल यूज करते हैं, कौन सा? टैग। बबल सॉर्ट में पहला जो फॉर लूप होता है वो हमेशा पास के लिए होता है। किसके लिए होता है? फिर से एक बार बोलो, पहला फॉर लूप किसके लिए होता है? एक क्वेश्चन का आंसर दो, टोटल कितने पास लगने वाले? तो कहने से कॉमन सेंस है ना, पहला फॉर लूप, चाहे तो इधर आपके रेफरेंस के लिए लिख भी देता हूं। अगर पहला फॉर लूप मेरे पास के लिए लगने वाला है, तो ये फॉर लूप n-1 टाइम चलना चाहिए। कितनी बार चलना चाहिए? आराम से क्यों n-1 टाइम रे?
अरे सर क्योंकि पास n माइनस वन ही है ना, ये पास के लिए है ना, तो ये कितनी बार चलना चाहिए? कन्विंस्ड? ये सब्जेक्ट तुम्हारे सारे स्किल चेक करता है, सारे धागे खोलता है सब्जेक्ट। तो मैं अपना फॉर लूप लिख रहा हूं जो n माइनस वन टाइम चलेगा। मैंने लिखा i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n माइनस वन, i प्लस प्लस। पढ़ने आ रहा है सबको? जरा पढ़िए कहां से कहां तक जा रही है। 0 से n माइनस वन, जीरो ने आंसर दिया, आंसर रॉन्ग है आपका। 0 से n माइनस टू, मैंने 0 से चालू किया है। 0 से n माइनस टू काउंट करूं ना, n माइनस वन होता है। आया ना? पक्का? कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा? फॉर एग्जाम्पल सपोज n का वैल्यू 5 है, i कहां से कहां तक जाएगा रे? 0 से, रॉन्ग आंसर। लेस देन n नहीं लिखा मैंने, n माइनस वन लिखा है, पढ़िए ना। मतलब लेस देन फोर ना, लेस देन फोर में फोर होता है क्या स्टूडेंट? अच्छे से बोलो कहां से कहां तक जाएगा। मतलब आगे कौन कौन से पॉसिबल वैल्यू रहेंगे? 0, 1, 2, 3, काउंट करो ना। 1 2 3 4, कितनी बार चलने वाला है? मतलब कितनी बार? n माइनस वन टाइम। ये कोई इतना लो लेवल पे आगे नहीं पढ़ा था, अभी इतना समझ में आना चाहिए। सबको समझा? पक्का? अच्छा, चलो अंदर आया। दूसरा फॉर लूप जो होता है ना स्टूडेंट, वो एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए होता है। किसके लिए होता है एलिमेंट्स को? मैं मॉडिफाइड बबल सॉर्ट नहीं, नॉर्मल बबल सॉर्ट यूज कर रहा हूं। मुझे बताइए कंपैरिजन कितने होने चाहिए? तो स्टार्टिंग में पहला लाइन पढ़ो, वो 10 2 6 5 3 वाला है। टोटल कितने कंपैरिजन हुए मुझे बताइए। टोटल कंपैरिजन कितने हुए मैंने पूछा। एक मिनट आराम से। पहला कंपैरिजन किन दोनों के बीच में हुआ? ये पहला हुआ। बाद में, हाँ चलो ऐसा बोलो 2 और 6। बाद में, बाद में उसके बाद तो नहीं है ना? आपने काउंट किया टोटल कितने? मतलब कहना से n नंबर के लिए कंपैरिजन में कितने हो रहे हैं रे? आवाज नहीं आ रहा कितने बार? तो जे वाला फॉर्मूला, अच्छा इधर में जे वाला यूज करने वाला स्टूडेंट। किसके लिए ये? आप ही ने अभी मुझे बोला कितनी कंपैरिजन होनी चाहिए। सॉरी, तो जे वाला फॉर्मूला भी n माइनस वन टाइम चलना चाहिए। बना के दो अभी। अरे ऊपर वाला भी तो n माइनस वन टाइम चला ना, तो इसको भी वैसे लिखो ना, बोलो ना क्या आएगा। j इज इक्वल टू 0, आगे आगे j लेस देन n माइनस वन, आगे j प्लस प्लस, बरोबर। अच्छा, अंदर आया। पहले किसको किसके साथ कंपेयर किया था आपने स्टार्टिंग में एकदम? मतलब कहना है आपने एक्चुअली 0 1 2 में इंडेक्स नंबर लिखा। आपने कहना से ए ऑफ 0 को, ए ऑफ, बराबर 0 कौन लेके बैठा है रे? जे 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 कौन लेके बैठा है? क्योंकि कंपेयर करने के लिए जे है ना। एक बार फिर से बोलिए ना, आपने किसको किसके साथ कंपेयर किया था स्टार्टिंग में? ए ऑफ 0 को, ए ऑफ 0 कौन लेके बैठा है? तो स्टूडेंट मैं ऐसा लिखूंगा चलेगा क्या? आपने ए ऑफ जे को ए ऑफ जे प्लस वन के साथ कंपेयर किया। एग्री? कन्विंस? उसमें भी अगर ए ऑफ जे मतलब पहला वाला बाजू वाले से बड़ा है, बराबर लिखा ना मैंने सिंबल, तो क्या करो उनको, क्या करो इनको? तो इतना तो बताओ कौन किसके साथ स्वैप होगा अगर ये कंडीशन ट्रू है तो? अगर ए ऑफ जे प्लस वन से बड़ा है तो कौन स्वैप होगा रे किसके साथ? वही दोनों ना। स्वैपिंग के वो तीन मैजिकल स्टेटमेंट याद है ना सबको? बोलो ना क्या आएगा। हाँ अरे वो आगे भी लिखा हमने, क्या आएगा बताइए। टेम्प इज इक्वल टू ए ऑफ जे, आगे ए ऑफ जे इज इक्वल टू ए ऑफ, बरोबर, आगे ए ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल टू व्हाट? 10। कहना से मेरा इधर इफ खत्म।
एल्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना अगर ऑर्डर में है तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। अरे भाई हाई है ना, तो कहने से एल्स नहीं आएगा। मुझे लगता है इधर मेरा जे वाला फॉर लूप खत्म, इधर आई वाला फॉर लूप खत्म, और इधर मेरा बबल नाम का फंक्शन भी खत्म। ट्रस्ट भी ये एरे को असेंडिंग ऑर्डर में क्या करके देगा मुझे, सॉर्ट। पक्का समझा, अंडरस्टूड। अभी हम लोग सेमेस्टर 4 में आ गया, ड्राई रन बेरन करके नहीं बताऊंगा, ठीक है, इतना तो सबको अभी अंडरस्टूड होना चाहिए। इज इट क्लियर एवरीवन? पक्का। सेमेस्टर 4 में आ गए, अभी तो अल्गोरिदम लिख के भी नहीं फायदा। अल्गोरिदम का मेन अपने को क्या निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क अल्गोरिदम के लिए होता है, 2 मार्क कॉम्प्लेक्सिटी के लिए होता है। निकाले इसका कॉम्प्लेक्सिटी, अल्गोरिदम दिख रहा है सबको, तो कॉम्प्लेक्सिटी निकालना फिर कंपैरेटिवली इजी लगता है मुझे। चलो इधर लिखने का कॉम्प्लेक्सिटी। स्टेप 1, जब सॉर्टिंग का कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं ना, पहले पासेस देखिए। मुझे बताओ नंबर ऑफ पासेस कितने, कितने कहने से नंबर ऑफ पासेस n-1, बरोबर। स्टेप 2, अभी हर पास के कंपैरिजन अपने को देखना। पासेस कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, आई या जे रे? कंपैरिजन कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बराबर कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आराम से। नंबर ऑफ पासेस आपने बराबर बोला n-1। स्टेप 2 में लिखेंगे नंबर ऑफ कंपैरिजन इन पास 1। एक मिनट, पास 1 मतलब क्या है, इससे एक्चुअली मेरा पहला इटरेशन। अल्गोरिथम को देखो, पहला इटरेशन आई का वैल्यू क्या रहेगा रे, पास 1 मतलब पहला इटरेशन ना, आई का वैल्यू क्या रहेगा, पक्का अंदर आएगा। जे वाला लूप कितनी बार चलेगा, आई का वैल्यू 0 है, जे वाला लूप कितनी बार चलेगा, समझ नहीं आ रहा, कहना इससे आई का वैल्यू 0 है, जे वाला लूप n-1 टाइम चलेगा। नंबर ऑफ कंपैरिजन इन पास 2, पास 2 आराम से, पास 2 मतलब आई का वैल्यू क्या रहेगा, बरोबर अंदर आएगा। जे कितनी बार चलेगा, समझ नहीं आ रहा, कहना है इससे आई का वैल्यू कुछ भी होने दो, जे कितनी बार चल रहा है बताइए। तो कहने से पास 2 में भी n-1 कंपैरिजन ही होंगे, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। पास 3 में भी कितने कंपैरिजन होंगे, आवाज नहीं आ रही, कितने, पास 4 में भी, पास 5 में भी, ऐसे कितने पासेस है पेपर में लिखा है, हाँ। तो डॉट 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 नंबर ऑफ कंपैरिजन इन पास n-1, क्या आएगा आंसर, बरोबर क्या आएगा आंसर। तो कहने से आइडियली अगर आप देखो n-1 कंपैरिजन हो रहे हैं, कितनी बार, कितनी बार, थोड़ी देर पहले पता है कैसा एग्जांपल आया था, n हो रहे थे n टाइम्स। सबको समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो कह रहे से अगर इसका मैं फंक्शन लिखूं एफ ऑफ एन, कितने कंपैरिजन हो रहे हैं सर, n-1, लेकिन कितनी बार हो रहे हैं, तो कहने से n-1 इंटू n-1। मैथ्स तो आता है इतना सबको, क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस, मैथ्स आता है ना, n-1 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 2a। ए बाबा आता है कि नहीं, पक्का। इससे और ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन इससे एक तो समझ में आ गया, एन का हाईएस्ट डिग्री क्या है रे, क्या है। इसके लिए मैं लिखूंगा एफ ऑफ एन। आपको पता है ना कोएफिशिएंट मैटर नहीं करता, क्या मैटर करता है, क्या मैटर करता है, डिग्री ना। तो कहने से एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो बबल शॉर्ट, वैसे तो आपको इधर ही पता चल गया रहेगा, दो फॉर लूप जब होते हैं ना नॉर्मली एन स्क्वायर ही होता है, लेकिन हमने इवेलुएट करके भी बताया कि बबल शॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, पक्का। तो अगर किसी सॉर्टिंग का कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन क्यूब आया,
तो कह रहे हैं उसके कंपेरेटिवली बबल सॉर्ट अच्छा है, क्योंकि टाइम कम ले रहा है, बरोबर ना, एन स्क्वायर इज लेस एज कम्पेयर टू एन क्यू। लेकिन अगर किसी सॉर्टिंग का कॉम्प्लेक्सिटी सपोज ऑर्डर ऑफ एन आया, सो दैट इज बेटर एज कम्पेयर टू व्हाट, बबल सॉर्ट। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? समझ आया? सो दैट इज माय क्वेश्चन नंबर वन, बबल सॉर्ट, उसका अल्गोरिदम और उसका कॉम्प्लेक्सिटी। कंफर्म? क्लियर है सबको? चलिए लिख दीजिए। सर एग्जाम्पल भी। एग्जाम्पल भी आपको लिखना है तो लिखिए बाजू में। लिखा तो भी चलेगा, नहीं अभी हम लोग फंक्शन थोड़ा प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहे हैं ना, लिख दो। क्या बोलते हैं? बीच वाला फैन वाला, वो नौ वाला मत, हाँ। नहीं नहीं नहीं, कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, 2 मार्क्स होते उसके लिए। करूँ स्क्रॉल?
वो P1 मत लिखिए, पास 1, पास 2, पास n-1 ऐसा लिखिए। डन। बढ़िया, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट एन एल्गोरिदम, राइट एन एल्गोरिदम of insertion sort, write an algorithm of insertion sort and also find its time complexity, and also find its time complexity। अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ ना, उसके अंदर एक क्वेश्चन था 5 मार्क्स के लिए। करे स्टार्ट, पेन नीचे रखिए, अपना टैक्टिस वही कर दे। पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर उसका लॉजिक लिखेंगे एंड फिर उसका कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। ओके, अच्छा, लेट मी अज्यूम एनी 5 रैंडम नंबर। सपोज मेरा पहला नंबर है 10, नेक्स्ट नंबर है 2, नेक्स्ट नंबर है सपोज 4, नेक्स्ट नंबर है सपोज 3 एंड लास्ट वन इज 1। दिख रहा है सबको? ये मेरे 5 नंबर है। सॉर्ट ही करना है मुझे। सॉर्ट करने का अलग अलग टेक्निक है। ये चैप्टर में हम लोग 3 सॉर्टिंग टेक्निक पढ़ने वाले हैं, बबल सॉर्ट, इंसर्शन और सिलेक्शन। डिवाइड एंड कॉन्कर में हम लोग 2 सॉर्टिंग टेक्निक पढ़ने वाले हैं, मर्ज और क्विक। ओके, ऐसे तो बहुत सारे सॉर्टिंग टेक्निक है, सबका काम एक ही है, मेरे पर्टिकुलर एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। बबल सॉर्ट का लॉजिक तो आपको पहले से पता ही था। इंसर्शन सॉर्ट का लॉजिक है वो मैं आपको बोलता हूं। इंसर्शन क्या करता है पता है? लॉजिकली आपके एरे को ना 2 पार्ट्स में रखता है। एक होता है मेरा सॉर्टेड एरे और एक होता है मेरा अनसॉर्टेड एरे। सुना मैंने क्या बोला? लॉजिकली डिवाइड्स द एरे इनटू 2 पार्ट, सॉर्टेड एरे और अनसॉर्टेड एरे। स्टार्टिंग में जो पहला एलिमेंट रहेगा ना, वो बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड में रहेगा। एक ही एलिमेंट है ना, तो सॉर्टेड। बचे हुए जितने भी हैं वो सब किस में रहेंगे? अनसॉर्टेड में रहेंगे। कुछ मिस तो नहीं हुआ ना किसी का? मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में? पहला नंबर बाय डिफॉल्ट कहां पे रहेगा और बचे हुए सारे कहां पे रहेंगे? इंसर्शन सॉर्ट को इंसर्शन इसके लिए बोलते हैं क्योंकि लॉजिक क्या पता है क्या? अनसॉर्टेड का एक एक एलिमेंट लेने का। कहां से एक एलिमेंट लेने का? और उसको ना सॉर्टेड में प्रॉपर पोजीशन पे इंसर्ट करना। हाँ बराबर, इंसर्ट करने का, इसके लिए इंसर्शन सॉर्ट बोला गया। मुझे बोलो सॉर्टेड में फिलहाल कौन है रे? जरा जोश में यार। अनसॉर्टेड का पहला एलिमेंट उठाते, पहला कौन है? अच्छा, 2 उठाएंगे और सॉर्टेड में भरना है मुझे, बरोबर। 2 जब मैं अनसॉर्टेड से उठाऊंगा सॉर्टेड में भरने के लिए, सॉर्टेड में ऑलरेडी कौन है बताइए? तो 2 जो है वो 10 के बाद आएगा, 10 के पहले आएगा? हाँ, तो पहले 2 कंपेयर होगा 10 से। नहीं भाई, 10 से तो छोटा है, तो लेफ्ट में आएगा। लेफ्ट में कोई है नहीं, तो कहने से 10 के पहले मेरा 2 बैठ जाए। बता कहना से ये दोनों आगे सॉर्टेड में। अनसॉर्टेड में कौन कौन रहे? 4, 3, 1। सिंपल है स्टूडेंट, एग्री? चलो अभी किसको उठाऊंगा? बरोबर, किसके साथ कंपेयर करूंगा? सर सॉर्टेड के साथ।
लेकिन आपने बराबर बोला, सॉर्टेड में पहले 10 के साथ कंपेयर करूंगा, ये बाजू वाला पहला वो है ना, 4 कंपेयर करेगा 10 से, 10 बड़ा है क्या, तो 10 शिफ्ट हो जाएगा। 4 किसके साथ कंपेयर होगा, 2 बड़ा है क्या, तो 2 शिफ्ट नहीं होगा, 2 के बाद कौन आ जाएगा, 4, और कहने से 10 शिफ्ट हो गया, इसलिए 10 इधर। नहीं समझ रहा है यार, पक्का, कहने से ये 3 सॉर्टेड में, ये 2 अनसॉर्टेड में। चलो अभी आप बोलो, किसको उठाऊंगा, पहले किसके साथ कंपेयर करूंगा, 10 बड़ा है, शिफ्ट, नेक्स्ट किसके साथ, 4 बड़ा है, शिफ्ट, नेक्स्ट किसके साथ, 2 बड़ा नहीं है, शिफ्ट नहीं होगा, मतलब कहने से 3 उधर ही आके बैठ जाएगा, बरोबर। बोलो मेरा सॉर्टेड एरे क्या रहेगा, 2 3 4 10, बचा कौन रहे मेरा, बरोबर स्टूडेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, आई फॉरगेट टू राइट जस्ट पास, कहने से मेरा पास नंबर 1, पास नंबर 2, पास नंबर 3, एग्री ना स्टूडेंट। अच्छा बचा कौन अभी, 1, ओवर टू यू, किसके साथ, 10 बड़ा है, शिफ्ट, किसके साथ, 4 बड़ा है, शिफ्ट, किसके साथ, शिफ्ट, शिफ्ट, कोई है ही नहीं, कहने से 1 उधर आके बैठ जाएगा, तो मेरा एरे क्या बनेगा फाइनली, 1 2 3 4 10, कहने से सारे सॉर्टेड में आ गए, बरोबर। कैन आई कॉल इट एज पास नंबर 4 स्टूडेंट, पक्का मेरा एरे सॉर्ट हो चुका है, आई विल स्टॉप माय प्रॉब्लम। कोई कंफ्यूजन, डाउट, कैन आई कमेंट हियर ऑल्सो, आई रिक्वायर टोटल 4 passes, I mean to say total n-1 passes। कितने पास लगे, आई गेस बबल सॉर्ट में भी n-1 ही लगे थे ना, इंसर्शन में भी कितने लगे। अगर ये क्लियर है तो फिर इसका एल्गोरिदम लिखना चालू करता हूं मैं। शैल आई स्टार्ट, चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट है अभी, जरा ध्यान दो सब लोग। एल्गोरिदम अगेन स्टूडेंट, यार अज्यूम करता हूं इधर मेरे पर्टिकुलर फंक्शन को नाम देता हूं मैं इंसर्शन, ठीक है, क्या नाम है फंक्शन का, ये वन नोट पे ना मेरा हैंडराइटिंग गंदा आता है, बोर्ड पे बहुत अच्छा आता है, आपको पता है, जो नहीं उनको पता नहीं। क्या नाम है फंक्शन का, अच्छा इंसर्शन को आपके हिसाब से मुझे अगेन क्या पास करना पड़ेगा, सिर्फ एरे पास करके फायदा नहीं, एरे का क्या पास करना पड़ेगा, साइज। आप बोलोगे मैं लिखूंगा इंट ए, और कहने से इंट एन। सर सॉर्टिंग है, छोटा बच्चा भी जानता है सॉर्टिंग का मतलब ना, नॉर्मली 2 फॉर लूप तो लगने वाला ही। अच्छा 2 फॉर लूप लगने वाला है, इसके लिए एक काम करता हूं, इधर आई और जे यूज करता हूं। आई डोंट थिंक मैंने इधर कभी स्वैप वर्ड यूज नहीं किया था जब मैंने आपको एग्जांपल पढ़ाया था, नहीं मैंने यूज नहीं किया था स्वैप, बराबर ना। तो फिलहाल मैं टेम्प वगैरह ऐसा कुछ लिखता नहीं, कुछ लगा तो बाद में ऐड कर दूं। ओके स्टूडेंट, आपको तो पता है नॉर्मली मेरा पहला जो फॉर लूप होता है वो पास के लिए होता है, किसके लिए होता है, कितने पास लगने वाले हैं, बोलो कितने पास लगने वाले हैं। अच्छा मतलब कहने से पहला फॉर लूप मेरा n-1 टाइम चलना चाहिए, राइट ना। इधर एक छोटा सा ग्लिच है, लेकिन आप एग्री करोगे सर, आप बराबर कर, आपको पता है ना स्टार्टिंग में जीरोथ वाला जो एलिमेंट है उसको मैंने ऑलरेडी सॉर्टेड में पकड़ा था, मतलब एक्चुअली चालू किया था हमने फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट से, एग्री, पक्का। इसके लिए प्लीज मुझे अलाउ करो कि मैं आई का स्टार्टिंग वैल्यू ना स्टूडेंट 0 नहीं पकड़ूंगा, क्या पकड़ूंगा, 1। उल्टा मैं आपको ही पूछ रहा हूं, क्यों रे 1, क्योंकि सर आपने 0 को तो बाय डिफॉल्ट डाल ही दिया था ना, आपने मेन कंपैरिजन चालू कहां से किया था, आवाज नहीं आ रहा है, इंडेक्स नंबर बोलो, इंडेक्स नंबर बोलो। इसके लिए मैं आई इज इक्वल टू 1 से चालू कर, लेकिन पास तो n-1 ही लगने चाहिए स्टूडेंट। तो कहना है अगर मैंने 1 से चालू किया तो मैं i लेस देन n-1 नहीं, i लेस देन n लिखता हूं, एंड कहने से फिर मुझे लिखना पड़ेगा i प्लस प्लस। एक बार आप जरा क्रॉस वेरीफाई करोगे कितनी बार चलेगा ये, अगर n का वैल्यू 5 हुआ तो कहां से कहां तक, 0 से 0 से 1 से 3, n का वैल्यू 5 है, हो ना सब लोग होश में,
एन का वैल्यू 5 है तो कहां से कहां तक जाएगा? 1 से, तो 1 2, छोटे बच्चे की तरह बताना पड़ता है, 1 2 3 4 कितनी बार हुआ? मतलब n-1 टाइम जा रहा है, बरोबर? पक्का? अच्छा, स्टार्टिंग में अगर मैं भी अभी पूरा 1 साल बाद देख रहा हूं तो मैं भी थोड़ा लॉजिक सोच के करता हूं। स्टार्टिंग में 2 को देखा था ना हमने कंपेयर करने के लिए, पक्का? तो एक काम करते हैं, अपने रेफरेंस के लिए एक और एडिशनल वेरिएबल बनाते हैं, नाम कुछ भी दो, वैल करके नाम दिया। वैल के अंदर ना स्टूडेंट, वैल के अंदर मुझे वो नंबर स्टोर करना है जिसको मुझे वो इधर इंसर्ट करना है। सबको समझा मैंने क्या बोला? तो स्टार्टिंग में किसको इंसर्ट करना था अपने को? 2 मतलब ए ऑफ 1, 1 को कौन लेके बैठा है? तो मैं वैल इज इक्वल टू ए ऑफ आई लिखूंगा, चलेगा क्या? पक्का? मुझे बताओ, मैं थोड़ा गंदा करता हूं इधर, ये वाले स्टेप में वैल के अंदर कौन आएगा? बरोबर। ये वाले स्टेप में वैल के अंदर कौन आएगा? बोलो ना, बराबर बोल रहे हो, कौन आएगा? ये वाले स्टेप में वैल के अंदर कौन आएगा? बरोबर। चलो अपने रेफरेंस के लिए ना स्टूडेंट हम लोग ये वाला स्टेप पकड़ते हैं, मतलब ऐसा लॉजिक बनाना इजी पड़ेगा। बरोबर आपने बोला, वैल के अंदर कौन आएगा? जरा जोर से, मुझे भी सोचना पड़ता है ना, वैल के अंदर कौन आएगा? 3। अच्छा 3 को आपने कहना से प्रीवियस सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर किया था, प्रीवियस सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है, मतलब मुझे लगता है मुझे तो यूज करना पड़ेगा फॉर लूप। वैल के अंदर आपने कौन बोला? 3 ना? ओए 3 ना? पहले 3 को किसके साथ कंपेयर किया था रे? हाँ जी, तो ये वाला स्टेप चल रहा है मेरा, और हम लोग ये वाला स्टेप पकड़ रहे हैं ना, इसको ये वाला पकड़ रहे हैं ना, ये वाला पकड़ रहे हैं, मतलब कहना है आई का वैल्यू मेरा 3 चलता रहेगा, बरोबर? तो ए ऑफ 3 को पहले आपने ए ऑफ 2 के साथ कंपेयर किया था, तो मैं काम करता हूं जे को स्टार्ट करता हूं i-1 से। नहीं समझा? एंड करेक्ट से सबके साथ कंपेयर करना है, उल्टा जाता ना मैं, तो जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे माइनस माइनस। ये नहीं समझा लगता, पक्का? मुझे समझाओ, आई का वैल्यू हमने रेफरेंस के लिए क्या पकड़ा है? जरा प्लीज जोर से, क्या पकड़ा है? आपको पता है ना हम लोग कौन से स्टेप को देख रहे हैं इधर, ये वाले स्टेप। तो मुझे बताओ वैल के अंदर कौन आएगा? वैल के अंदर कौन आएगा? बरोबर 3 आया। मुझे बोलो जे कहां से कहां तक जा रहा है रे? कहां से कहां तक जा रहा है? आई का वैल्यू 3 है, तो i-1 से लेके 0 तक, मतलब कहां से कहां तक? 2 से लेके, बोलो ना, तो जे के पॉसिबल वैल्यू कौन कौन से रहेंगे? 2 1 0, बरोबर। सबसे पहले याद करके बोलो, आपने किसको किसके साथ कंपेयर किया था? मतलब वैल को कंपेयर किया था किसके साथ? 10 का इंडेक्स बोलो। तो मतलब ए ऑफ जे आया ना? लॉजिक बोलो, किसको किसके साथ कंपेयर करूंगा? वैल को कंपेयर करूंगा किसके साथ? ए ऑफ जे के साथ कंपेयर करूंगा, बरोबर। फिर से बोलो, अपने केस में वैल कौन है? अपने केस में जे का वैल्यू क्या चल रहा है? बरोबर। मुझे बोलो कौन बड़ा है तो शिफ्ट हो जाएगा? 10 बड़ा है तो 10 शिफ्ट हो गया था, याद है सबको? 10 मतलब कहने से ए ऑफ जे अगर बड़ा है, अरे भाई हाया ना, वैल से कौन बड़ा है? ए ऑफ वैल मतलब 3, ए ऑफ जे मतलब 10, बराबर बड़ा है। तो क्या हुआ था? आवाज नहीं आ रहा है? कौन शिफ्ट हुआ था? 10 शिफ्ट हुआ था, बरोबर ना? 10 शिफ्ट हुआ था, मतलब कहने से जो ए ऑफ जे पे है वो जाएगा ए ऑफ J+1 में। मुझे बोलो दोस्तों, जे का वैल्यू क्या चल रहा है रे? तो कौन किधर आएगा बताइए? आपको पता है राइट टू लेफ्ट, कौन किधर आएगा? ए ऑफ डैश में आएगा।
जे का वैल्यू 2 चल रहा है, बरोबर। तो कौन किधर आएगा बताओ ना, ए ऑफ 2, ए ऑफ, तो देखो ना ए ऑफ 2 कौन था, 10, कहने से ए ऑफ 3 में आ गया। अरे दोस्तों आया ना, नहीं समझा आपको, समझा, पक्का। कहने से ये शिफ्ट होने के बाद एल्स के पास कंट्रोल कब आएगा रे, जब कहने से वैल बड़ा रहेगा। कहने से वैल बड़ा रहेगा ना, तो एक काम करो, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं, राइट ना स्टूडेंट। तो एक काम करो, आप लूप को ना उधर ही कर दो ब्रेक। जरा इसको मुझे ट्राई रन करके बताओ, ठीक है। अच्छा आपने बराबर बोला 10 शिफ्ट हुआ, अपने केस में, अपने एग्जांपल में ऊपर जाएगा, जे का नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगा, वैल किसके साथ कंपेयर होगा, वैल कंपेयर होगा ए ऑफ डैश के साथ, बोलो। हाँ, ए ऑफ 1, हु इज ए ऑफ 1, येलो वाला लाइन देखो कौन है, हु इज वैल, हु इज वैल, एक बार फिर से, हु इज वैल, हु इज ए ऑफ जे, मुझे बोलो ए ऑफ जे बड़ा है या वैल बड़ा है, बड़ा है। तो क्या हुआ था, कौन किसके अंदर गया था, ए ऑफ जे, ए ऑफ, जे का वैल्यू 1 चल रहा है, मतलब कौन किसके अंदर, ए ऑफ 1, ए ऑफ, हु इज ए ऑफ 1, 4 ना, किसके अंदर आया, देखो ना ए ऑफ 2 के अंदर 4 आ गया। अरे दोस्तों आया ना, बरोबर, फिर से ऊपर जाएगा, मुझे बोलो जे का वैल्यू क्या बनेगा, अभी फटाफट, जे का वैल्यू क्या बनेगा, अंदर आएगा, वैल का वैल्यू क्या है, वेरी गुड, ए ऑफ जे मतलब ए ऑफ, हु इज ए ऑफ 0, मुझे बोलो वैल बड़ा है या ए ऑफ 0 बड़ा है, हाँ, मतलब ये कंडीशन क्या हो रहा है, मतलब किसके पास आएगा, एल्स क्या बोलता है, ब्रेक, मतलब कोई शिफ्ट होगा अभी, कहने से मैं लूप के बाहर आ गया, बरोबर, लूप के बाहर आ गया, लेकिन ये 3 जो है, 3 जो वैल लेके बैठा है, मुझे किधर भरना है 3, ए ऑफ 1 में, बरोबर, किधर भरना है 3, इसके लिए इधर मैं लिखता हूं ए ऑफ जे प्लस 1 में वैल भरो, जे का वैल्यू 0 चल रहा था ना स्टूडेंट्स, तो 0 + 1 मतलब ए ऑफ, कौन आएगा, आवाज नहीं आ रहा, कौन आएगा, इसके लिए कहने से ए ऑफ 1 में 3 आएगा, 2 शिफ्ट हुआ ही नहीं, तो कहने से 2 ए ऑफ 0 पे रहेगा, ट्रस्ट मी, कर देगा ये प्रॉब्लम को सॉल्व, ओके। अच्छा इधर मेरा जे वाला तो ऑलरेडी खत्म हो गया था, इधर कहने से मेरा आई वाला लूप भी खत्म, और इधर मेरा इंसर्शन नाम का फंक्शन भी खत्म, एनी डाउट, बोलिए। देखिए ना, जे का वैल्यू 0 बना, अपने केस में हमने जो एग्जांपल देखा था येलो वाला, जे का वैल्यू 0 बना, शिफ्ट हुआ ही नहीं, ब्रेक हुआ, ब्रेक मतलब कहने से मुझे पूरे लूप के बाहर लेके आया, शिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन जो अपना 3 था, 3 वो तो अपने को भरना था ना, 3 कहां पे भरना है मुझे, 1 पे, ए ऑफ 1 पे, तो 1 मतलब कहां से मिलेगा मुझे, जे प्लस 1, जे का 0 चल रहा था, तो 0 + 1 ए ऑफ 1 में मेरा वैल आके बैठे, इज इट क्लियर, समझा। अच्छा अगर सपोज ये भी हो जाता ट्रू, सपोज ये भी हो जाता ट्रू, तो कहने से अपना 2 भी शिफ्ट हो जाता, पक्का, एंड कहने से फिर जे का वैल्यू बन जाता -1, एंड फिर भी ये बराबर है ना, 0 -1 + 1 0, ए ऑफ 0 पे कहने से अपना वैल्यू आके बैठ जाता, तो बराबर है लॉजिक, इज इट क्लियर, समझा, पक्का। कॉम्प्लेक्सिटी तो मेरे बच्चे फटाफट निकाल के देंगे मुझे, एक मिनट पहले कॉम्प्लेक्सिटी निकाल दे, बाद में स्टेप नंबर 1 क्या लिखते हैं हम लोग, लास्ट टाइम क्या लिखा था, नंबर ऑफ पासेस, अभी क्या बोलूं, इधर से भी है,
स्टेप 2 क्या? नंबर ऑफ कंपैरिजन इन पास 1। अच्छा एक मिनट अभी आराम से। हाँ, मैं किसी को तो क्वेश्चन पूछने वाला हूं। हाँ, एक मिनट। पास 1 मतलब आई का वैल्यू क्या रहेगा? अरे बाबा इकड़े तो आंसर मैं बड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। पास 1 मतलब आई का वैल्यू क्या रहेगा? पक्का? आई का वैल्यू जब 1 रहेगा, जे वाला लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? आई का वैल्यू जब 1 रहेगा, जे वाला लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 1 टाइम। कैसे? तुक्का मारा ना आपने एक बार? ये तुक्का नहीं मारा। जे का वैल्यू क्या है? i-1। आई का वैल्यू क्या चल रहा है? मतलब जे कहां से चालू होगा? 0 से कहां तक बोल रहा है? 0 से 0 एक बार होता है ना 0। पक्का? तो कहने से जब पास 1 चलेगा, नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे 1। अभी होगा दूध का दूध और पानी का पानी। नंबर ऑफ कंपैरिजन इन पास 2। पास 2 में आई का वैल्यू क्या रहेगा? अरे अरे क्या आ रहा मतलब, जल्दी बोलो ना। जे कितनी बार चलेगा? मेरे तरफ उधर देख के बोलो। फिर से एक बार, आई का वैल्यू क्या चल रहा है? तो जे देखो ना कितनी बार चलेगा। कैसे कैसे प्रूव करो? 2 - 1 मतलब 1 से लेके 0। 1 0 कितनी बार हो रहा है? हाँ पक्का? नंबर ऑफ कंपैरिजन इन पास 3। ये किधर बुढ़े आदमी से मेहनत करवा रहे हो? इधर डायरेक्ट बोलो किधर। हाँ मेरे को भरोसा नहीं आ रहा है। आई का वैल्यू क्या है? जे वाला फॉर लूप कहां से कहां तक? कौन ना कौन तोड़ना नहीं। कहां से कहां तक? 2 से 0 मतलब 2 1 0 कितनी बार? पक्का? सिमिलरली नंबर ऑफ कंपैरिजन इन पास 4। अभी आप ही बोलो डायरेक्ट कितना? नंबर ऑफ कंपैरिजन इन पास 5। ऐसे कितने पासेस है? तो नंबर ऑफ कंपैरिजन इन पास n-1 बराबर कितना? n-1। तो टोटल कितने कंपैरिजन हो रहे हैं मुझे बताइए। पहले पास में 1, दूसरे पास में 2, तीसरे पास में, चौथे पास में 4, ऐसे डॉट 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 कहां तक? बराबर n-1। आपको पता है ना, अगर ऐसा समेटिव इक्वेशन है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं n इंटू n-1/2। मैथमेटिकल इंडक्शन वगैरह बहुत लगता है एओए में। इज इट क्लियर स्टूडेंट? इसको मैं नॉन मैथमेटिकल पर्सन अगर थोड़ा सा फोड़ू तो कहने से इट इज इक्विवेलेंट टू n² - n/2। एज आई सेड प्रीवियसली, n का डिग्री देखना पड़ता है ना मुझे, वो भी n का हाईएस्ट डिग्री बरोबर। इसके लिए इंसर्शन सॉर्ट का भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ऑर्डर ऑफ n²। क्लियर एंड कन्विंस्ड? समझा? पक्का? एक पूछेगा नहीं कोई। मैंने 2 साल पहले डेटा स्ट्रक्चर का एमयू का पेपर बनाया था, तब मैंने एमसीक्यू में डाला था क्योंकि तब ऑनलाइन एग्जाम हुआ करते थे कोविड के वजह से। एमसीक्यू में मैंने डाला था। मैं आपके साथ तब डिस्कस करता। ये तो कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग नॉर्मल कॉम्प्लेक्सिटी निकाल, ये क्या हुआ? ये कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग नॉर्मल कॉम्प्लेक्सिटी निकाल। इंसर्शन सॉर्ट का ना मुझे बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। बेस्ट केस मतलब लोअर बाउंड। याद है थोड़ी देर पहले मैंने बोला था सॉर्टिंग का लोअर बाउंड कब होता है? मैंने एग्जांपल दिया था सॉर्टिंग का। वर्स्ट केस कब होता है सॉर्टिंग का?
असेंडिंग ऑर्डर में करना है और मेरे नंबर कैसे हैं, तब वो अपर बाउंड होता है, याद है आपको? अरे याद है क्या आपको? लोअर बाउंड कब रहेगा मुझे बताइए। असेंडिंग ऑर्डर में करना है और मैंने नंबर भी कैसे दिए, कन्विंस नंबर भी कैसे दिए। तो अगर मुझे इसका बेस्ट केस निकालना है, कोई पूछेगा नहीं, बस आपके रेफरेंस के लिए, अगर मुझे इसका बेस्ट केस निकालना है तो पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ पासेस, पासेस तो n-1 ही लगने वाले, बरोबर। नंबर ऑफ कंपैरिजन इन पास 1। अच्छा, बेस केस मतलब सबके दिमाग में फिक्स बैठ गया है कि नंबर ऑलरेडी कैसे है, बताइए। आवाज नहीं आ रहा है? नंबर ऑलरेडी कैसे है? सपोज नंबर कुछ ऐसे है, 2, 4, 6, 8, 10। मुझे बोलो कोई भी पांच चलने दो, सपोज 6 को ले रहे हो। 6 एज पर आर लॉजिक कंपेयर किसके साथ होगा रे? बरोबर। शिफ्ट करेगा क्या? पक्का? अच्छा, 4 के साथ कंपेयर करेगा, शिफ्ट नहीं करेगा, मतलब 2 को कंपेयर करने का सवाल ही नहीं उठता। मेरी बातें पल्ले पड़ रही है? मतलब अगर आप देखो, हर बार सिर्फ एक एक कंपैरिजन ही हो रहा है। जब ऐसा चल रहा है 6 किसके साथ कंपेयर होगा? जब ऐसा चल रहा है 2, 4, 6, 8, 10, जब ऐसा चल रहा है 8 किसके साथ कंपेयर होगा? 8 4 के साथ, 8 2 के साथ कंपेयर होगा क्या? 6 देख के समझ में आएगा ना कि भाई मुझे उसके बाद ही प्लेस होना है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यारो? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर नंबर ऑलरेडी सॉर्टेड है, हर पास में सिर्फ एक एक कंपैरिजन ही होगा। पास 1 में भी एक, पास 2 में भी एक, ये मेरे से कन्विंस्ड हो ना आप सब लोग? एंड कैन आई से पास 3 में भी एक, डॉट डॉट डॉट, पास n-1 में भी एक। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन निकालूं, कितने ये, कितने कंपैरिजन हो रहे हैं टोटल? कैन आई से टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन हो रहा है n-1। अरे एक 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 n-1 टाइम, मतलब कैन आई से n-1 ही हुआ ना स्टूडेंट। इसके लिए अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्सिटी निकालू, बाय द वे ये मेरा बेस्ट केस है, बरोबर ना? बेस्ट केस के सिंबल क्या था मैं भूल गया। जब मैं ऐसा बोलता हूं मैं भूलता नहीं है, मैं ऐसे आपको टेस्ट करने के, बरोबर। तो इसका आएगा ओमेगा ऑफ एन। इसके लिए ओमेगा ऑफ एन बेस्ट है ना ये, एन स्क्वायर के कंपैरिजन में। इसके लिए कॉर्बन ने रूल बोला है कि अगर आपका एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, एरे ऑलरेडी, तो फिर सॉर्ट करने के लिए बेस्ट एल्गोरिदम होता है इंसर्शन सॉर्ट। कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट होता है? समझा? क्योंकि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रहा है? एन, जो कि एन स्क्वायर से छोटा है। अगर एरे अनसॉर्टेड है तो आपने भी ऑब्जर्व किया, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट दोनों का एन स्क्वायर आ रहा है, मतलब दोनों का परफॉर्मेंस क्या रहेगा? सेम। लेकिन एरे अगर सॉर्टेड है तो फिर बेस्ट कौन सा सॉर्टिंग टेक्निक रहेगा? इंसर्शन सॉर्ट। क्लियर? मैंने एमसीक्यू में यही क्वेश्चन डाला, विच इज द बेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक if your input array is already sorted, and the answer is what? Insertion sort. Am I clear students? बबल सॉर्ट का बेस्ट केस फर्स्ट केस एन स्क्वायर ही आता है, तो बबल सॉर्ट में कैसा भी होने दो एन स्क्वायर ही लगने वाला है। इंसर्शन में अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है तो फिर एन लगने वाला। ठीक है? आगे जाके हम लोग एक और सॉर्टिंग टेक्निक भी पढ़ने वाले जिसका नाम है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट का तो उल्टा है, अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है ना तो क्विक सॉर्ट उल्टा ज्यादा काम कर, समझा? इंसर्शन सॉर्ट कैसे कम काम किया ना, वो ज्यादा काम कर। इज इट क्लियर? ठीक है, वो तो जब आएगा तब बात कर लेंगे। फिलहाल ये जो इंसर्शन सॉर्ट का लॉजिक बताया, एल्गोरिथम बताया, कॉम्प्लेक्सिटी बताया, सबको समझा? कंप्लीट दिस।
सर हम्म सर इसमें J-1 कब होगा, क्योंकि कंडीशन तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। देखो ना, जे बढ़ेगा, जे माइनस माइनस होगा, मतलब कम होगा, जे हो जाएगा -1, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। लेकिन जे -1 होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ना। हाँ सर, पर फिर वो लूप में मतलब अच्छा जाएगा नहीं। हाँ, लूप के बाहर आ जाएगा, और फिर J+1 पे, मतलब 0 पे अपना वैल्यू बैठ जाएगा। हमने वैल्यू J+1 पे बैठा है ना। हाँ सर। समझा। अच्छा सर, तो वो पार्ट वो लूप के बाहर हो रहा है, तो जे का हाँ, वैल्यू है। देखना, अच्छा। लूप के बाहर हो रहा है ना ये J+1। अच्छा ओके। हाँ सर, तो सर अगर जावा में ऐसा लोकल वेरिएबल होता तो फिर वो नहीं कर पाते ना। लोकल वेरिएबल। मतलब अगर जे लोकल वेरिएबल होता सपोज इन जावा, तो फिर वो लूप के बाहर जे मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं रहता ना। हाँ, नहीं रहता ना, अगर तूने बाहर नहीं बनाया तो। फॉर हाँ लूप के सर। अंदर उसका स्कोप रहता हाँ सर, तो फिर वहाँ फिर मतलब ऐसा डिफरेंट अप्रोच है। रहता है। यस। या फिर उसको ग्लोबली बना, मतलब फंक्शन के ऊपर बना दे सबसे पहले, हाँ तो सर। पूरे फंक्शन में यूज कर पाए। नोटबुक के ऊपर वाले हिस्से में ये नोट करके लिख दीजिए, जो मैंने अभी लास्ट पॉइंट बोला आपको। इफ योर इनपुट array is already, then which is the best sorting technique? सर हम्म सर बेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक मध्ये मॉडिफाइड बबल सॉर्ट ही होऊ शकतं ना. हाँ, हो सकता, अगर मॉडिफाइड हुआ तो। इसका प्रोग्राम वगैरह है प्रैक्टिकल्स में। प्रोग्राम तो अभी आएगा ना इसका, मतलब क्या, मेन के अंदर एरे एक्सेप्ट करके इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। बाकी तो सब मैंने लिख ही दिए है। करूँ स्क्रॉल।
बेस्ट केस का भी लिख दीजिए। चलिए डन। ठीक है, आज एज अ फर्स्ट लेक्चर इतना बस है। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एंड देन कुछ और प्रॉब्लम्स है जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय। ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन। बाय सर। बाय, थैंक यू। हाँ, ये हुआ तेरा लिख के। चलिए, यू ऑल कैन लीव, थैंक यू। यूज होता है, लेकिन वहां पे ना हम लोग स्ट्रक्चर बना लेना, वहां पे क्लास यूज हो सकता है। जावा में पॉइंटर नहीं होगा, जावा में भी क्लास ऑब्जेक्ट यूज होगा। लेकिन जावा तो हमने पढ़ा था, संस्कृत में नहीं था ना। जावा में कभी